बिल्कुल, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक खास सेगमेंट और एक खास चर्चा के लिए निकुंज भी हैं स्टूडियो में। उनसे समझते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट इनफैक्ट हम लेकर आए हैं। गुड आफ्टरनून निकुंज। एक्चुअली बहुत बार हम ये आपसे समझना भी चाहते हैं और आप खैर हमें ऑफ एयर भी और अदरवाइज इन द लाइव चैट्स भी समझाते हैं, बट हमारे व्यूअर्स को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए कि कभी भी कोई सेक्टर को किस तरह से वो पकड़ सकते हैं। हाउ कैन दे आइडेंटिफाई द नेक्स्ट बिग और शॉर्ट टर्म ट्रेंड? कैसे आइडेंटिफाई करें? इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका सिंपल सी बेस्ट बात है। हम एग्जांपल आज बैठे ही हैं, है। आज ही मैंने पूछा था। हम बैठे हैं बताने के लिए, गाइड करने के लिए। एब्सोल्युटली, इसीलिए हम आपका समय चाह रहे हैं कि आप प्लीज हमें समझाइए। देखिए, आज हम किस सेक्टर की बात करते हैं? इंश्योरेंस के ऊपर बात। तब इंश्योरेंस सेक्टर के सब हम बात कर रहे थे और आंकड़े देखते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की। लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस, एलआईसी को अलग कर दीजिए। एलआईसी एक स्पेशल सिचुएशन स्टॉक है मेरे हिसाब से, मगर आप देखिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जो बड़े बड़े फाइनेंशियल्स, जो बड़े बड़े इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं, लगभग वह सब डेज हाइप के आसपास ट्रेड करने। बताएं जरा। हाँ, बिल्कुल बता रहा हूँ सर। न्यू इंडिया इंश्योरेंस ऑलमोस्ट 10% ऊपर है। हाँ जी। और जीआईसी भी ऊपर है सर। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से 2.5% ऊपर है। तो इंश्योरेंस के अंदर जब हम सुबह बात कर रहे थे, आपने मेरे से शायद सवाल पूछा था कि कौन सा सेक्टर अच्छा लगता है, तुमने इंश्योरेंस बोला था। इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये था कि कल ईटीनॉ स्वदेश ने एक खबर करी थी जिसमें हमने बताया था कि प्रीमियम जो है बढ़ सकता है। मैं लोगों को याद दिलाना चाहूँ कि प्रीमियम जो भारत के अंदर है अभी बहुत लो है, और जो प्रीमियम है पिछले कई सालों से बढ़ा नहीं है। कोविड के समय जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज थी, इनमें काफ़ी इन लोगों को नुकसान हुआ था। इसलिए इनको नुकसान हुआ था बिकॉज किसी की हेल्थ की इंश्योरेंस क्लेम आई थी, किसी की लाइफ की इंश्योरेंस क्लेम आई थी। एज अ रिजल्ट इस सेक्टर के अंदर जो आपका री इंश्योरेंस प्रीमियम था वो बढ़ चुका था। री इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा मगर प्रीमियम नहीं बढ़ा था। पहली बार हुआ है कि एलआईसी, जो कि एक प्राइस सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक प्राइस हाइक ले रही है, प्रीमियम हाइक ले रही है। जब एलआईसी कोई प्रीमियम हाइक ले रही है, और एलआईसी जैसी कंपनी जिसका जो उद्देश्य, मेरा ये मानना है कि सोशल कॉज ज़्यादा है, फंड, और आई मीन इट इज़ अबाउट कीपिंग इंडियन सेफ एंड देन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर, नॉट द अदर वे अराउंड। बट इस बार उन्होंने प्राइस हाइक करी है, और जो 35% हाइक होती है सीधा बॉटम लाइन में आती है। और जब आपका सेक्टर ग्रो कर रहा है और जब प्रीमियम हाइक आप लेते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं सेक्टर के अंदर प्राइसिंग पावर वापस आ रहा है, और जो कोविड की वजह से जो ऊपर नीचे हुआ था वह हो चुका है। दूसरा, इंश्योरेंस स्टॉक्स 2-3 साल से कहीं नहीं गए। अगर आप देखें तो 2-3 साल से इंश्योरेंस स्टॉक्स वहीं बैठे हैं और उनके अंदर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। तीसरा, मेरा ये भी मानना है कि इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर जो यूलिप पॉलिसीज है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहेगा, तो यूलिप पॉलिसीज में सबको बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज आपको जो इन्वेस्टमेंट है यूलिप के अंदर वो अच्छा हो जाएगा। बॉन्ड को लेकर के भी जो नुकसान आया था पिछले क्वार्टर के अंदर ट्रेजरी की वजह से, वह भी कम हो जाएगा, बिकॉज बॉन्ड यील्ड्स हैव आल्सो स्टार्टेड रिवर्सिंग। तो कई फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इंश्योरेंस सेक्टर हमने पकड़ा था सुबह। राइट। इसके अलावा बाजार पे कुछ व्यू लास्ट आवर ट्रेड के लिए बड़ा सुस्ती दिख रही है। अगर आप इंडेक्स को देखें निकुंज, मेरा ये व्यू है, अगर आप ये सेलेक्ट 5-7-10 कंज्यूमर स्टॉक्स और रिलायंस, देखिए दो सवाल हैं, बट बाजार काफी अदरवाइज सुस्त तो मैं लग रहा है। दो तरीके से इस चीज़ को एड्रेस करूंगा। बाजार में सुस्ती है मगर मिड कैप में मस्ती है, और स्मॉल कैप के अंदर उत्साह है। तो वही बात है कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर जो हेडरूम टू एक्सपैंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। हम आज हालांकि हम जब बात कर रहे हैं, एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि हम इंडेक्स की जब बात कर रहे हैं तो इंडेक्स अभी 14% नीचे है। अगर पी मल्टीपल से अगर आप कंपेयर करें तो स्मॉल कैप का जो पी मल्टीपल है अभी करीब 25% डिस्काउंट पर है, बिकॉज 1-1.5 साल में अर्निंग्स भी ऐड हो चुकी है। करेक्ट। हम उस अर्निंग्स को ऐड नहीं कर रहे हैं, तो आपको अर्निंग्स को भी ऐड बैक करना पड़ेगा, तो वहाँ पर गुंजाइश और ज़्यादा है। अब लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करते हैं तो आपको एक सवाल बुनियादी पूछना चाहिए कि अगर अगले एक महीने में निफ्टी में 500 पॉइंट की तेजी आती है तो कौन से शेयरों से वो 500 पॉइंट की तेजी आ सकती है? मेरे हिसाब से लार्ज कैप के लिए वह ट्रेड है, स्मॉल कैप के लिए सेक्टरल रोटेशन है। अगर चाइना बंद रहता है तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब रहेंगी, इन्फ्लेशन का फेयर जल्दी ख़त्म नहीं होगा। अगर चाइना प्लस पॉलिसी और अब पकड़ में आने लगेगी, और आप देखेंगे जो भी चाइना से जहाँ पे भी इंपोर्ट हो रहा था उन सेक्टर्स को और धीमापन मिलेगा। तो सिलेक्ट केमिकल कंपनीज हो गई, सिलेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई, उनमें मुझे लगता है असर पड़ेगा। अगर चाइना नहीं खुल रहा, एक हेडलाइन है, हकीकत है, जिसका असर इन्फ्लेशन पर कुछ समय तक मुझे लगता है टिका रहेगा। इनफैक्ट आज की ब्रीफिंग में काफ़ी डर बना हुआ था कि क्या निकल के आएगा, बट सिंपल सी बात आई कि वो अपनी पॉलिसी पे अडिग रहेंगे जी, और वहाँ कुछ डिसरप्शन नहीं आया, कोई बड़ी नेगेटिव हेडलाइन तो नहीं है। अगर आप देखिए आज जो सरप्राइज मूवर है मुझे मेटल्स लग रहा है, बिकॉज चाइना मेटल्स का एक तरह का कोरिलेशन रहता है। चाइना नहीं खुल रहा है फिर भी मेटल स्टॉक्स ऊपर है, मेटल स्टॉक्स इस समय ऊपर हैं, जबकि बाकी कमोडिटीज में सेलिंग हम देख रहे हैं। Correct. तो वो मुझे लग रहा है कि
एक मार्केट के अंदर एक अनोखा सा आज प्रभाव ट्रेंड बन देखने गया को है। मिल रहा है। हम इनफैक्ट सुबह- लास्ट 3 दिन से मैं देख रहा था ये बात निकुंज की डॉलर इंडेक्स नीचे आ रही थी बट मेटल्स रिएक्ट नहीं कर रहे थे। नहीं, डॉलर आज इंडेक्स की का है। प्ले नहीं है अजय, बिकॉज डॉलर इंडेक्स के नीचे आने के अलग कारण है। डॉलर इंडेक्स नीचे इसलिए आ रहा है बिकॉज अब सबको समझ में आने लगा है कि जो रिसेशन आ रहा है वो डिमांड की वजह से आ रहा है, और जब डिमांड की वजह से रिसेशन आता है या स्लो डाउन आता है उसमें कमोडिटीज़ कभी अच्छा नहीं करती हैं। और अब वो बात और इंडोस हो रही है बिकॉज चाइना जो बड़ा कंज्यूमर था, हम आंकड़े देख रहे थे, दुनिया का 55% कॉपर वो कंज्यूम करते हैं, दुनिया का 40% स्टील वो प्रोड्यूस करते हैं, डेटा शायद आएगा देखिए, 50% कॉपर, 50% स्टील, 30% चावल, 23% सोना। अरे कमाल की बात है जी, उसके बाद भी आज मेटल स्टॉक्स में रैली आ रही है। वर्ल्ड की है, तो ये थोड़ा अनोखा सा लग रहा है मुझे आज। एक पॉइंट मेरे को आपसे पता करना है, अभी आप मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, मेटल्स में कोई ऐसा शेयर जो बहुत अच्छे वैल्यूएशन, भाव और भावना दोनों जिसकी ठीक हो, जिसकी भावनाएं भी ठीक हो और भाव भी ठीक हो? नहीं, पर मेरा ये मानना है कि आप ट्रेन के अगेंस्ट में क्यों जाना चाहते हैं? अभी आप जब कह रहे थे कि आपको पता मेटल्स है, में एक अगर हम गेस करना चाहें, अगर नहीं, ग्लोबली पर मेरे हिसाब से मेटल्स के अंदर जो रैली आई है मैं उस पर कन्विंस नहीं हूँ। अगर चाइना नहीं खुलेगा और दुनिया में रिसेशन अगर आ रहा है या स्लो डाउन आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि मेटल की डिमांड में कमी रहेगी। एक इतनी बड़ी कंज्यूम इकोनॉमी जब ऑफ मार्केट हो जाती है तो उसका सीधा प्रभाव अंडरलाइंग डिमांड में आता ही आता है। दूसरा, मेटल को लेकर के जो एक बात और कन्विंसिंग आ रही है कि चाइना के अलावा भी यूरोप में स्लो डाउन आ रहा है, अमेरिका में स्लो डाउन आ रहा है। सो टिपिकली जब हम स्लो डाउन की बात करते हैं तो ग्लोबल मेटल प्राइसेस डू नॉट डू वेल। तो हो सकता है एक दिन का उछाल हो, 2 दिन की चांदनी हो, अगले हफ्ते भी इनके अंदर उछाल रहे, थोड़ी मस्ती हो, मगर स्ट्रक्चरली जिस प्रकार से हम बैंक्स में तेजी की बात कर रहे थे, जिस प्रकार से हम NBFCs में बात कर रहे थे, जिस प्रकार में हम सिलेक्ट अर्बन कंजम्पशन कंपनीज, हॉस्पिटल, QSR में तेजी की बात कर रहे थे, मुझे वो स्ट्रक्चरल तेजी आज के डेटा को देख करके मेटल्स में नहीं लगती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निकुंज। थैंक यू वेरी मच। और ये सदा के लिए है सर ये सेशन, ये आज के लिए हाँ जी, हाँ जी, ये सदा के लिए है सेशन, और ये हम लगातार आपसे जानते रहेंगे। मैं तो गाय बगाए सर के आगे पीछे घूम घाम के कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पता करते रहता हूँ, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि मास अपील सबको पता लग जाएगा कि आखिरकार कैसे शेयर्स को पकड़ना है, कैसे शेयर को समझना है। ये आधा जीत होती है, किसी शेयर के अंदर पैसे कमाने उसको सही रेट पे सही समय पकड़ लिया तो आधा जीत तो वैसे ही हो जाएगी आपकी। खैर